नमस्कार। आज हमारी बातचीत होने वाली है हार्मोन्स की दिक्कतें और उसकी वजह से होने वाली प्रेगनेंसी की दिक्कतों पर। इसके लिए हमारे साथ हैं दुर्गा कुमारी, जो एक रिसर्चर हैं और एक टीचर भी हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दुर्गा जी, नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर। मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आपने वो तो बता दिया, तो मैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन से शुरू करना चाहूँगी। व्हाट इज़ हार्मोन, मतलब हार्मोन है क्या? अगर मुझे एक बहुत आम इंसान को बताना हो या समझाना हो तो मैं कैसे समझा सकती हूँ उन्हें? देखिए, हमारे शरीर में कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। किसी के वाया नहीं करते हैं, कोई डक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं, जिनकी वजह से हमारे शरीर की अलग अलग क्रियाएं होती हैं। तो ये जो ग्लैंड से डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ होने वाले पदार्थ होते हैं, उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड यहाँ पर है, उससे डायरेक्ट ब्लड में थायरॉक्सिन रिलीज़ होता है। उसी तरह ब्रेन से अलग अलग हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एड्रिनल से रिलीज़ होते हैं, ओवरी से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता है। ये सब कुछ वासो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। ये एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जो आपके शरीर की अलग अलग क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, और इन्हें हार्मोन्स कहते हैं। तो इसी पे अगर मैं बिल्ड करूं तो हमारे शरीर के अंदर ये किस तरह की क्रियाओं को मतलब नियंत्रण हर करते हार्मोन का अलग काम है। हैं? कुछ एग्जांपल्स बता थायराइड है हैं? जो हमारे हर हार्मोन, जो हमारे शरीर की हर एक्टिविटी की गति नियंत्रित करता है। इंसुलिन है जो शुगर डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। ग्लूकागॉन है, वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। उसी तरह ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो शरीर के हर अंग को अफेक्ट करते हैं। ये सारे हार्मोन्स हैं। तो पर्टिकुलरली मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड पूछना चाहूँगी कि जो हार्मोन्स हैं वो प्रेगनेंसी से कैसे रिलेटेड हैं, या फिर अगर इसके इम्बैलेंस से वजह से कैसे दिक्कतें होती हैं? देखिए, जो लड़की को मासिक धर्म 28 दिन में, 30 दिन में होता है, ये एक इवेंट है जिसको हम गिन सकते हैं कि हाँ, इस तारीख को पीरियड आया, फिर इस तारीख को पीरियड आया। मगर वो टाइमली पीरियड आने के लिए शरीर के बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। ब्रेन के अंदर एक्सक्यूज मी, हाइपोथैलेमस से लेकर उसके बाद फिर थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी, जब इन सब के हार्मोन सिंक में होंगे तब यूट्रस के ऊपर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट होगा और पीरियड्स आएंगे। तो चूंकि सबका सिंक रहेगा, तभी पीरियड टाइम पे आएगा, तभी एग रिलीज होगा। तो प्रेगनेंसी ऑब्वियसली हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। और अगर कुछ इम्बैलेंस हो गए तो फिर इसका हम कैसे? इम्बैलेंसेस को करेक्ट करना होता है, पहले ढूंढना पड़ता है कि ये इम्बैलेंस कहाँ है। यदि प्रोलैक्टिन हार्मोन गड़बड़ है तो प्रोलैक्टिन को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है तो प्रोजेस्टेरॉन दिया जाएगा। थायराइड कम है या ज़्यादा है तो उसको एक्ट किया जाएगा। यदि ब्रेन से हार्मोन कम या ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, उसके लिए भी दवाएं हैं। तो हर चीज़ को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि गड़बड़ी कहाँ है, और जहाँ गड़बड़ी है उसके हिसाब से इलाज करना पड़ेगा। तो मैंने कभी कभी सुना है जैसे कि हार्मोनल थेरेपीज वगैरह भी होते हैं, तो ये क्या देखिए, आप डिफरेंट? जो मैं समझा रही हूँ आप उसी को नाम दे रही हैं। जो हार्मोन में गड़बड़ी है वो हार्मोन देने को हार्मोनल थेरेपी कहते हैं। तो इट कुड बी मतलब मेडिसिन से भी हो सकते हैं या कोई ट्रीटमेंट किसी भी फॉर्म से आप दें। थायराइड के लिए यदि आप थायरॉक्सिन की गोली खा रहे हैं तो वो भी हार्मोन थेरेपी है। ठीक है। और फिर जैसे मेरे बॉडी में ईस्ट्रोजन की बहुत कमी है, और फिर आपसे ऐसा किसने बोला ईस्ट्रोजन की कमी है? जैसे हमने टेस्ट करवाया, फिर जो रिपोर्ट्स जो आए। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग दिन अलग अलग होता है।
तो आपने यदि 28 दिन की साइकिल में एक दिन टेस्ट कराया है, उससे आप डिसीजन नहीं ले सकती कि आपके अंदर ईस्ट्रोजन की कमी है. ईस्ट्रोजन की कमी मेनोपॉज के बाद होती है. ओके? सो जैसे कि अब इसी पे बिल्ड करते हैं, अगर हमें हार्मोनल चेंजेस हो रहा है या हम 30 के बाद प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो एक वुमेन या कपल को किन बातों का जैसे ध्यान रखना चाहिए या क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए? देखिए 30 के बाद जो मैक्सिमम फर्टिलिटी होती है वो 18 से 24-25 साल तक मैक्सिमम फर्टिलिटी होती है. फिर अप टू 30 एंड अर्ली 30s में भी अच्छी फर्टिलिटी होती है. दैट मीन्स यदि एक यंग कपल है, उनको पर साइकिल 25% चांस है प्रेग्नेंट होने का. दैट इज इन अर्ली 30s एंड लेट 20s. उससे पहले देर इज 1 in 3 चांस. मगर यही यदि 40 years की हो जाएगी, देर इज 1 in 10 चांस. एंड 1 in 40 और 45 से ऊपर चले जाएंगे तो ऑलमोस्ट नो चांस. मतलब ये चेंजेस आते कैसे, मतलब क्यों हैं? क्यों आते हैं? क्योंकि हर लड़की अपने एग्स के साथ पैदा होती है. कोई भी लड़की नए एग्स नहीं बनाती है. यू आर बॉर्न विथ योर एग्स और वो हर वक्त वो एग्स थोड़े थोड़े बड़े होते रहते हैं. उससे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है जिससे एक लड़की लड़की का फॉर्म लेती है. तो यदि आपके एग खत्म हो गए तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी. यदि आपके एग्स कम हो गए तो प्रेगनेंसी थोड़ी मुश्किल से होगी. इसलिए पहले कहते हैं कि 30 के पहले प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए. और एग्स जितने पुराने होते जाते हैं उतना जब कंसेप्शन होता है तो बेबी के अंदर डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि एग पुराना हो गया है. फिर जैसे फिर भी मान लीजिए अगर एनी हाउ अगर कोई कपल 30 तक डिसाइड नहीं किए, प्लानिंग नहीं किए प्रेगनेंसी का, और अगर उन्हें 30 के बाद प्रेग्नेंट होना है उस वुमेन को, तो क्या देखिए मतलब हर महिला को चाहे कितनी यंग भी क्यों ना हो, बिकॉज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यदि 100 एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं तो 20 ऐसों में पैदा होते हैं जिनको रिस्क फैक्टर होता है, मगर 80 ऐसे में पैदा होते हैं जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता. तो जो मैं आपको बता रही हूँ सबके लिए कॉमन है कि आपको फोलिक एसिड की टैबलेट्स रेगुलरली लेनी है मच बिफोर यू प्लान अ प्रेगनेंसी. यदि आपने प्रेगनेंसी मान लीजिए अभी मार्च एंड हो रहा है, मान लीजिए आपने अक्टूबर में प्लान करना है, तो भी आपको मई जून से फोलिक एसिड की टैबलेट शुरू कर देनी चाहिए. इसके अलावा यू नीड अ सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ. दैट मीन्स आपका विटामिन डी लेवल ठीक है, आपका B12 लेवल ठीक है, आपका हीमोग्लोबिन ठीक है, आपको शुगर नहीं है, आपको थायराइड नहीं है, आपका कोई और हार्मोन डिस्टर्ब नहीं है. ये सारी चीज़ें आपको चेक करानी होंगी एंड देन यू कैन प्लान प्रेगनेंसी. और मान लीजिए ये सारे कुछ चेक्स होते भी हैं और बहुत नेचुरल वे से अगर हम प्रेग्नेंट होना भी चाहें और इन सब बातों का ध्यान भी रखें तो इट विल फाइन अगर हम प्रेग्नेंट होते Yeah, हैं. so there are chances, na. See, the chances are less than 25, 1 in 3. Okay? Early 30s तक 1 in 4. 40 के बाद 1 in 10. हाँ, बट मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर ये नहीं होता है तो फिर क्या करना चाहिए, मतलब ऑल्टरनेटिव वे क्या है? ऑल्टरनेटिव वे है कि पहली बात तो ह्यूमन लाइफ हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर एजेस, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. डॉक्टर से चेकअप कराइए और एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ लीड करिए. यदि आप नॉर्मली हैप्पीली रहते हैं तो यदि आपको प्रेगनेंसी अपने आप होने वाली होगी तो हो जाएगी. आपको 1 साल ट्राई करना है. यदि आप 35 क्रॉस कर गए हैं तो आपको 3 ही महीने ट्राई करना है. Only 3 months. Yes. Then take the help of a doctor. 3 months without any doctor or anything you can try. If you are 30, आप 6 महीने साल भर आराम से ट्राई करिए. यदि आपको नहीं प्रेगनेंसी होती है तब आप डॉक्टर के पास जाइए. मगर ये मैं तब कह रही हूँ जब आपने पहले मेल और फीमेल दोनों पार्टनर का टेस्ट हो गया है एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल. हाँ,
और अगर वो नॉर्मल नहीं रहता तो फिर तो जो खराबी होगी उसका इलाज किया जाएगा। तो जैसे हम बात करते हैं IVF और IUI, सो ये सब दीज आर नॉट प्राइमरी थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट। अभी आपने शादी भी नहीं की है और आप सोच रहे हैं सीधे IVF और IUI के बारे में, दिस इज नॉट राइट। यू नीड टू बी नॉर्मल। हार्मोनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ मदद लगेगी, तो वो सब होगा। जब वो सब फेल होता है तब IVF का नंबर आता है। तो आप पहले से मान के नहीं रख सकते कि नहीं मुझे तो IVF ही करना पड़ेगा, क्योंकि IVF में भी 100% सक्सेस नहीं है। हाँ, वही मतलब मैं जानना चाह रही थी, क्योंकि कई बार मैंने मूवियों में भी देखा है, या मतलब कहीं कहीं से कि IVF भी हर टाइम पे सक्सेसफुल नहीं नहीं रहता होता है ना, है। देयर इज नथिंग 100% इन लाइफ। तो मतलब एक तरह से तो ये वुमेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है ना, मतलब IVF वगैरह करना या सी दैट इज नॉट द क्वेश्चन। ओके। लाइफ में एवरीथिंग हैज इट्स प्लस एंड माइनस। ठीक है, इंडिया में पूरे साल में कोविड से जितनी डेथ हुई वो 1,48,000 है, मगर एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोग मर गए। मगर क्या उसके लिए हम सड़क पे चलना बंद कर देते हैं? So everything in life has pros and cons and that you have to understand very clearly. तो यदि आपको बच्चा चाहिए तो और नॉर्मल मेथड से नहीं हो रहा है, हार्मोनल मैनिपुलेशन से नहीं हो रहा है, तो दैट इज द लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप। यू कैन डिसाइड टू गो फॉर इट, या आप बच्चा गोद ले लें, वो भी आपकी चॉइस है। कोई आपसे नहीं कह रहा कि आपको IVF कराना ही है, आप बच्चा गोद ले सकते हैं, क्योंकि IVF में किसी दूसरे का एग, किसी दूसरे का स्पर्म, किसी और का एम्ब्रियो लेके अपने आप को इंक्यूबेटर जैसे यूज़ करने के बदले तो इट इज़ बेटर इफ़ यू कैन हैव अडॉप्शन, उसमें कोई हार्म नहीं है। पर्टिकुलरली कोई और बात जो प्रेगनेंसी से हमें, मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड हमें ध्यान में रखना, मैंने आपके बहुत सारे शोज़ देखे जिसमें बहुत सारी चीज़ें तो कवर अप हो चुकी हैं, फिर भी पर्टिकुलरली और जैसे हार्मोन से गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ बिफोर यू ट्राई प्रेगनेंसी। जो आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं उनको ज़रूर लेते रहें, अपने मन से, अपने आइडिया से बंद ना करें। जब आप लेट एज में कंसीव करते हैं तो आपको टेस्टिंग की फ्रीक्वेंटली ज़रूरत पड़ती है, तो वो टेस्टिंग के लिए डॉक्टर जब आपको बुलाए तब आप ज़रूर जाइए। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग कि you have to understand कि 20% प्रेगनेंसीज आर नॉट नॉर्मल किसी भी एज में। तो यू कैन कंसीव एंड यू मे लूज द प्रेगनेंसी, तो उसके साथ डोंट लूज योर माइंड, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, दैट्स इट। ओके, सो आपको हम, यदि आज का कार्यक्रम अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।